हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। थारो कैश्यप रंगामती का रहने वाला है। इस समय चटागांग से आने वाली एक लांच घाट पर लगी और असामी भगत तड़प कर सरगोशी के लहजे में बोला, लो भगवान ने उस पापी को यहीं भेज दिया, देख लो वो लांच पर बैठा है। मुसलमान सूफी के साथ वही था। थारो कैश्यप है, भगवान बख्शियों का कातिल, अधर्मी, नास्तिक। लांच पर उसने जिस आदमी की शिनाख्त कराई थी वो तुम थे और तुम्हें देखकर भगवान का बवाल का खून खोलने लगा, मगर लांच कुछ देर ठहर कर रंगामती की तरफ रवाना हो गई। असामी भगत ने रकम के साथ खंजर भी बवाल के सुपुर्द किया और कहा, तुमने सूरत देख ली है, 2-3 दिन के अंदर ठिकाने लगा दोगे तो और दान मिलेगा। ये कहकर भगत चला गया। बवाल तुम्हें बख्शुओं का कातिल समझता और तुम्हारे पीछे रंगामती जाने वाला था कि थान माना के दिन तुम खुद चंदर गोना गए। उसने तुम पर खंजर फेंका, मगर अनाड़ी था, निशाना चूक गया। यह है असल कहानी, जिसमें कोई बात झूठ नहीं। मैं हैरान रह गया, क्योंकि उन्हीं दिनों असम में 3 बख्शियों का कत्ल हो गया, जिससे बौद्धों में बड़ा जोश और इश्ताल पाया जाता था, मगर कातिल पकड़ लिए गए जो 4 कबायली थे। मैंने पूछा, क्या तुम ये नहीं जानते कि बख्शियों के कातिल पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है? सब उल्मों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे को देखने लगे। आसामी भगत का नाम पता हुलिया बता सकते हो? नाम पता मालूम नहीं, हुलिया बता सकता हूँ। फिर महापुरोहित ने जो हुलिया बयान किया वो शंकर से मिलता जुलता था। क्या पुरोहित गंजाल को जानते हो? गंजाल का नाम सुनकर महापुरोहित भवाल और दूसरे साधुओं के चेहरे सवालिया निशान बन गए। कौन पुरोहित गंजाल? मैंने कई तरीकों से पूछा, मगर पता चला कि कोई भी गंजाल के बारे में कुछ नहीं जानता। किसी ने उन्हें मेरे खिलाफ आलाकार बनाया था और वो शंकर ही था। अब मैं उन्हें बताने लगा। मैं थारो कैश्यप कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और एक बुद्ध ज्ञानी हूँ। गिरबा चोला बेशक नहीं पहनता, मगर बुद्ध धर्म को मानता और भगवान बुद्ध के फलसफा निर्वाण पर गहरा विश्वास रखता हूँ। मैंने किसी बख्शू को कत्ल नहीं किया, क्योंकि शाक्य मणि बुद्ध का मानने वाला और जानता हूँ कि खुद का खून का बदला खून है। अगर तथागत ने कहा है जो बोओगे वही काटोगे, हर बुरे का काम फल भोगना पड़ेगा। और उसने ये भी कहा है, आदमी मिट्टी और धूल से मैला नहीं होता, पर बरकी यानी ख्वाहिशात में आलूदा होकर मैला होता है। भगवान बुद्ध ने सत्य को बड़ा माना और उसी का प्रचार किया, और उसने 5 देहान और 6 अबे ज्ञान बताए और कहा है कि पाप, झूठ, अहंकार और धोखे से आजाद होने का नाम निर्वाण और मुक्ति है। वो तुम्हें अपने पाप और कसूरे कबूल करने की शिक्षा भी देता है। क्या तुमने सुबह उड़ीसा का धूली बुद्ध कुतुबा नहीं पढ़ा, जिस पर लिखा है, अपना कसूर कबूल करो और ईश्वर में विश्वास रखो, वही महान और ताजीम के लायक है। ये सुनते ही महापुरोहित भवाल और दूसरे साधु मेरे चरणों में ऊंधे मुंह गिर गए और मैंने पुरोहित की आवाज सुनी, प्रभु हमें क्षमा कर दो, तुम सचमुच महाज्ञानी हो। मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, क्योंकि थान माना के दिन तुमने मेरे खिलाफ एक जुर्म किया। तुम्हारे जुर्म का सगासा भी मैंने पेश किया। मैंने ही सुना और मुझे को फैसला करना है। ये मुकदमा भी मेरा और फैसला भी मेरा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, क्योंकि तथागत ने जो 5 ध्यान बताए उनमें दूसरा ध्यान ये है, सबके दुखों गमों को ध्यान में लाओ और अपने मन में दिया का दरवाजा खोल दो, मगर दिया के साथ कुछ शर्तें भी होंगी। अभी उठो और मेरी शर्तें सुनो। सब उठकर बैठ गए तो मैंने कहा, पहली शर्त यह है कि भवाल ने मेरे कत्ल के लिए
जो रुपया लिया उसे गरीबों में दान कर दिया जाए। दूसरी शर्त यह है कि आइंदा ना इस किस्म का जुर्म करो, ना अपने झूठ को छुपाओ। और तीसरी शर्त यह लगाता हूँ कि अगर सामी भगत फिर आए तो उसे पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने मेरी तीनों शर्तें मान ली। मैंने उन्हें माफ कर दिया। जब हम मंदिर से निकले, महापुरोहित समेत सब साधु हमें चंद्रगोना के घाट तक छोड़ने आए और हमें बड़े तपाक से चटांग जान मारने वाले स्टीमर पर सवार कराया। दिन डल रहा था जब स्टीमर का होटल गूंजा और पानी में हरकत करने लगा। साधु खड़े देखते रहे। स्टीमर ने चंद्रगोना का घाट छोड़ा तो मैंने काया पैंथा से कहा, काया मूसा, शगुन अच्छा पड़ा है, हमारा ये सफर कामयाब रहेगा। तो मुझे यूं देख रहा था जैसे मैं कोई अजीबुल खलकत इंसान हूँ। चटागांग पहुंचते पहुंचते गहरी शाम हो गई। हमने एक होटल में क़याम किया क्योंकि अभी कुछ जरूरी कागजात तैयार कराना थे। बाज कागजात की अदालती तस्दीक जरूरी थी। दूसरे दिन सेठ लक्ष्मी नारायण के पास पहुंचा और उनकी मदद मांगी। वो सूफी अब्दुल जब्बार की वजह से मेरा बड़ा लिहाज करते और प्रेम भाव से पेश आते थे। फौरन साथ हो लिए। जिला कचहरी से लेकर कमिश्नर के दफ्तर तक उनका बड़ा असरो शरोक था। इज्जत की वजह से उन्हें बाज क्लर्क बादशाहों की मुट्ठी भी गर्म करना पड़ी, मगर उन्होंने मिल मिला के सारे काम एक ही दिन में करा लिए जो शायद एक हफ्ते में भी ना हो सकते थे। कमिश्नर के दफ्तर और जिला कचहरी से फारग होकर हम सेठ जी के साथ कोई 3 बजे लक्ष्मी ज्वेलर में लौट आए और अभी आकर बैठे ही थे कि 4 पहियों की एक खूबसूरत काली फिटन जिसमें सफेद नकराई घोड़ा जता था दुकान के सामने रुकी और एक नौजवान सुंदर लड़की बनारसी साड़ी पहने उतरकर दुकान में दाखिल हुई। मुलाजमों और नौकरों ने उसे हाथों हाथ लिया। मैं समझा किसी अमीर घराने की लड़की जेवर वगैरह खरीदने आई है। जब ही सब नौकर चाकर दस्त बदस्ता खड़े हो गए, मगर सेठ जी ने उसका हाथ पकड़कर हमारे पास ले आए और बोले, कैशव बेटे, ये मेरी बेटी सरला लक्ष्मी है, बीए में पढ़ती है। और सरला ये रंगामती के थारो कैशव बुद्ध असार के रिसर्च स्कॉलर हैं। मेरा इनका मेल सूफी अब्दुल जब्बार ने कराया था। मैंने सरला को सरलाना ने मुझे प्रणाम किया। बड़ी सुलझी हुई खुश अखलाक और मॉडर्न लड़की थी। फौरन बेतकल्लफ हो गई। कल उसकी 19वीं सालगिरह थी जिसके लिए कुछ चीजें खरीदने निकली थी। कहने लगी कि कैशव बाबू, आप भी आइए ना मेरी सालगिरह में, मुझे बुद्ध असार से बड़ा लगाव है। कुछ बातें पूछूंगी, आप आएंगे तो मेरा बड़ा मान होगा। आज ये शाम जा रहा हूँ और सेठ जी जानते हैं रुक नहीं सकता। हाँ बेटी, इनका जाना जरूरी है। इन्होंने मेरी वकालत की। मुझे फौरन एक नई बात सूझी। अगर मुझे मान देना चाहती हो तो एक बात मानोगी? मेरी इस अचानक बेतकल्फी पर वो कुछ हैरान हुई। क्या बात मनवाना चाहते हैं मुझसे? मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे अपना भाई बना लो। उसने ताज्जुब और दिलचस्पी से देखा। एक पल देखती रही, फिर उसका लहजा भी फौरन ही बदल गया। तुम जैसा सुंदर और सुशील भैया मिल जाए और क्या चाहिए, हाथ बढ़ाओ। मैंने हाथ बढ़ाया और उसने मेरे हाथ की उंगलियों में उंगलियां फंसा दी। अब ये हाथ छोड़ूंगी नहीं, क्यों पिताजी? सेठ जी हमारे इस नए रिश्ते पर बेहद खुश थे। बोले, सरला बेटी, तूने एक खरे आदमी को भाई बनाया है। वो नौकर से मुखातब हुई, जरा एक राखी तो ले आना। फौरन ही राखी आ गई और उसने मेरी कलाई पर बांधी तो दुकान तालियों से गूंज उठी। तुमने राखी बांधकर मुझे जकड़ लिया, अब मेरी भेंट कबूल करो। क्या सोना चांदी दोगे? जो मांगोगी, भीख मांगी नहीं जाती, स्वीकार की जाती है। चांदी का 1 रुपया भी दे दोगे तो खुशी से स्वीकार कर लूंगी। अब मैं सेठ लक्ष्मी नारायण की तरफ मतवज्जा हुआ। सेठ जी, आपकी दुकान पर कीमती से कीमती जेवर हैं। सरला बहन जो जेवर पसंद करे मेरी तरफ से वही दे दो। सेठ जी, सरला, काया पैंथा, नौकर चाकर सब मुझे ताज्जुब की नजरों से देखने लगे। सेठ लक्ष्मी नारायण बोले, जेवर की क्या जरूरत है, रस्म पूरी करने के लिए कोई छोटी मोटी भेंट कर दो। नहीं सेठ जी, अपनी बहन को छोटी मोटी भेंट नहीं दूंगा। कल इसकी सालगिरह है, ऐसे मौके पर भाई का तोहफा सबसे बढ़िया होना चाहिए। फिर मैंने सरला को, जिसे हैरत की चुप सी लग गई थी, बाजू से पकड़ा और शोकेस की तरफ ले गया। चलो पसंद करो अपने लिए मेरी भेंट, और देखो माल घटिया ना हो, तुम थारो कैशव की बहन बनी हो। उसने मुझे और मैंने उसे देखा। फिर वो एक शोकेस के सामने रुक गई और एक जुड़ाऊ लाकर पर उंगली रख दी। मैंने सेठ जी के सेल्समैन से कहा, लाकर निकालो, कीमत बताओ। वो सेठ जी की तरफ देखने लगा। उन्होंने सर के इशारे से इजाजत दे दी। थोड़ी देर के बाद लाकट और 1500 रुपए का बिल मेरे सामने था। मैंने चेक काट कर सेल्समैन को
और लाकर उठाकर सरला को पेश किया और उसने मेरी भेंट स्वीकार की। अपने बाप सेठ लक्ष्मी नारायण को देखा और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे और मैंने रोने का सबब पूछा तो बताया। सरला का एक ही भाई था जो छोटी उम्र में चल बसा, उससे 2 साल बड़ा था। अगर जिंदा रहता तो तुम्हारी उम्र का होता। तुम्हें सरला का भाई बनते और उसे अपना कीमती तोहफा देते देकर मुझे अपना बेटा याद आ गया। फिर उन्होंने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। आज तुमने मेरे बेटे की कमी पूरी कर दी। मैं आपका बेटा पहले, सरला का भाई पीछे हूँ। सरला भी जज्बात में खो गई थी। पूछने लगी, असम से कब लौटोगे? सफर का आगाज तो आदमी अपनी मर्जी से करता है, मगर अंत उसके हाथ में नहीं होता। असम से मुझे बर्मा जाना है, ना जाने कब लौटूं। प्रार्थना करना कि जिस काम के लिए चला हूँ वो पूरा हो। तुमने रिश्ता ही ऐसा बांध लिया है, जब तक लौटोगे नहीं प्रार्थना करती रहूंगी। हमें शाम की ट्रेन पर सवार होना था। मैंने सेठ जी से इजाजत ली तो उन्होंने बेटी की तरफ देखा। सरला बेटी, तू इन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाऊंगी? तो अपनी फिटन पर साथ ही ले जा। चलो भैया। तुम कहाँ जाओगी? स्टेशन, बस यहीं से रुखसत हो लेते हैं। नहीं, तुम्हें गाड़ी में बैठा कर आऊंगी। बाप बेटी के असरार के सामने मुझे हार मानना पड़ी। सेठ जी ने गले से लगाकर रुखसत किया और मैंने उनके साथ उनके सभी मुलाजमों को प्रणाम किया और दुकान से निकला। फिटर में बैठे तो सरला खूब चहकने और हंस हंस कर बातें करने लगी। बहुत खुश थी। उनकी नजरें बार बार मेरे चेहरे पर आकर टिक जाती। अचानक उसने फिटन की बत्ती की कालक अपनी उंगली पर मली और मेरे गाल पर एक स्याह धब्बा लगा दिया। अरे ये क्या करती हो? नजर उतारी है तुम्हारी, आरती नहीं उतार सकी। ना जाने से ये चिंता क्यों थी कि सफर में मुझे किसी की नजर न लग जाए। मैं रुमाल से मुंह पूछने लगा तो मेरा हाथ पकड़ लिया। रहने दो। प्लेटफार्म पर असम जाने वाली गाड़ी तैयार थी। काया पैंथा तो डब्बे में जा बैठा और सरला मुझे पकड़कर प्लेटफार्म पर खड़ी हो गई। कहने लगी, सफर से लौटोगे तो मुझसे मिले बगैर रंगामती नहीं जाना। चिट्ठी लिख दोगे तो स्टेशन पर रिसीवर करने आऊंगी और तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। वादा करो कि चिट्ठी लिखोगे। मैंने वादा किया तो फिर चैकी, कैशव भैया, जी चाहता है कि तुम्हें गले मिलकर रुखसत करूं, मगर लोग समझेंगे कि 2 प्रेमी या पति पत्नी गले मिल रहे हैं और लोगों के ज़हन छोटे होते हैं ना। मैं हंस पड़ा। बड़ी अजीब सूझती है तुम्हें। खैर लौटोगे तो तुम्हें घर ले जाकर गले भी मिलूंगी। इंजन ने रवानगी का विसल दिया और वो सचमुच प्लेटफार्म पर ही मुझसे लिपट गई। भगवान तुम्हारी रक्षा करे भैया। मुझसे जो नाता जोड़ कर चले हो याद रखना। उसकी वराफ्तगी और गुलोगीर आवाज ने मेरा दिल भी पिघला दिया। मैं गाड़ी में सवार हुआ तो भीगी आंखों से मुझे देखने लगी और उस वक्त तक प्लेटफार्म पर खड़ी हाथ हिलाती रही जब तक ट्रेन का आखिरी डब्बा भी प्लेटफार्म से गुजर ना गया। बड़ी जज्बाती लड़की थी सरला। गाड़ी डिमू पर पहुंची तो सूरज निकल आया था। वहां से कोहिमा के लिए लारी मिल गई। कोहिमा से आगे शिमालन जनूबन बानागा पर्वत का तवील सिलसिला फैला है। पर्वत 9000 से 12000 फुट तक ऊंचे हैं। जंगल खतरनाक और रास्ते दुश्वार गुजार। फिर नाकबाइल भी अजनबी लोगों का आना जाना पसंद नहीं करते, मगर हमें नागा देश के पहाड़ी अबारों पहाड़ों को अबूर करके ही संगे कालंग हकामती जाना था और पहाड़ी जंगलों के दरमियान एक रास्ता था जिस पर सफर करने के लिए घोड़ों या खच्चरों की जरूरत थी। कोहिमा में लारी से उतरकर मैं एक आदमी से किसी साइज का पता पूछ रहा था जो हमें भार या खच्चर या घोड़े मुहैया कर सके कि अचानक मैं एक सूरत देखकर यूं उछल पड़ा जैसे कोई ज्वालामुखी लावे को उछाल दे। क्या मेरी आबीती पढ़ने वाले यकीन करेंगे कि वो सूरत पुरोहित गंजाल के चेले शंकर की थी जो कि लारी में बैठा था और लारी रियासत मणिपुर के दारुल हुकूमत अम्पाल जा रही थी। उसने हमें नहीं देखा क्योंकि हम एक चोबी दुकान की ओट में थे। उसे देखते ही मेरा माथा ठनका। 5 वर्ष पहले काया पैंथा को दरियाई चन्नबन के एक झोंपड़े से अगवा करके अम्पाल के पूर्वी सरहद पर संथाली सरदार के डेरे पर पहुंचाया गया था। क्या शंकर उसी संथाली सरदार के पास जा रहा है? अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं कि लारी चल दी और मैं हाथ मलता रह गया। काया पैंथा भी शंकर को देख लिया और उसका खून खौलने लगा था। हमने नागा पर्वत के जंगलों का सफर तय करके अम्पाली जाने का फैसला कर लिया और दूसरी लारी 1 घंटे के बाद रवाना होने वाली थी, मगर शंकर का ताकब जरूरी था। हमने फ्रंट सीट हासिल कर ली और 1 घंटे के बाद जब लारी रवाना होने लगी तो मैंने असामी ड्राइवर से पूछा, क्या तुम 10 रुपए कमाना चाहते हो? उस जमाने में 10 रुपए एक लारी ड्राइवर के लिए बहुत बड़ा लालच था। उसने ललचाई हुई नजरों से मुझे देखा। रुपया कौन नहीं कमाना चाहता बाबू,
मैंने चांदी के 10 रुपए निकाले और उस इलाके में ज्यादातर चांदी के रुपए चलते थे और कहा कि अगर तुम अपनी लारी की रफ्तार तेज रखो और अगली लारी को अम्पाल पहुंचते पहुंचते पकड़ सको तो ये 10 रुपए तुम्हारे हो गए। मैंने रुपए उसके हाथ पर रख दिए। उसने बताया कि पहाड़ी रास्ता है, उतार चढ़ाव मोड़ घुमाव बहुत हैं, लारी तेज नहीं चल सकती, मगर अगली लारी का इंजन कमजोर और ड्राइवर कुछ ढीला है, अपन उसको पकड़ लेगा। कोहिमा से अम्पाल तक पहाड़ी मनाजर का सिलसिला बड़ा खूबसूरत और दिलकश है। अगर कोई और समय होता तो मैं उस सफर से लुत्फ अंदाज होता, मगर सारे सफर में नजरें अगली लारी के खोज में लगी रहीं। हर पड़ाव पर जहां लारी चंद लम्हों को रुकती, हम लोगों की भीड़ में शंकर को तलाश करते कि कहीं वो रास्ते में ही ना उतर गया हो। मगर 4 घंटों की तवील पहाड़ी सफर में ना किसी जगह शंकर की सूरत नजर आई, ना कहीं लारी दिखाई दी और ड्राइवर रास्ते में जरूरत से ज्यादा कहीं नहीं रुका। सफर की रफ्तार भी तेज थी, उसके बावजूद अगली लारी नहीं मिली। अब अम्पाल सिर्फ 3-4 मील दूर था और मैं सच सोच रहा था कि शंकर वहां से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुका होगा और हमको उसकी गिरद को भी नहीं पा सकेंगे। हल्की सी आस अगर थी तो सिर्फ ये कि शायद काया पैंथा संथाली कबीले की उस शाख तक ले जाए जहां वो 5 वर्ष पहले गिरफ्तार करके लाया गया था, मगर दिन ढल रहा था। शाम से पहले अम्पाल पहुंचना मुश्किल था, फिर रात को असम की सरहदी पहाड़ियों का सफर ठोकरे खाने के सिवा क्या था। जो दिन उजाला रुखसत हो रहा था, हमारी मायूसी बढ़ रही थी। जब एक पहाड़ी मोड़ काट कर लारी नशीब में उतरने लगी, दूर सड़क पर एक धब्बा हरकत करता नजर आया। ड्राइवर बोला, बाबू तुम्हारे 10 रुपए मेरे हो गए, अगली लारी वो जा रही है, कहा था ना अपन उसे पकड़ लेगा। मैंने और काया पैंथा ने गौर से देखा, आध पौन मील आगे वही लारी थी जिसमें शंकर सवार था। हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। मालूम हुआ कुदरत मदद कर रही है। चिराग जले दोनों लारियां आगे पीछे अम्पाल पहुंची। मुसाफिर उतरे और हमने कुछ फासला देकर शंकर का पीछा किया। शाम के मलजगे अंधेरे में थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक वीरान से तवेले में घुस गया। करीब एक सस्ता सा होटल था जहां से उस तवेले पर नजर रखी जा सकती थी। उसी बहाने हमने होटल में बैठकर खाना खाया। सोचा शायद शंकर रात यहीं ठहरे, मगर उसी लम्हे वो घोड़ी की लगाम थामे बाहर आया। एक बूढ़ा साइस पीछे पीछे था। बाहर निकलकर दोनों में कुछ बातें हुई। फिर साइस अपने तवील तवेले में लौट गया और शंकर घोड़े पर सवार पूरब की तरफ चल दिया। हम फौरन होटल से निकले और पैदल ही उसके पीछे हो लिए। सूरत-ए-हाल बड़ी अजीब थी। शंकर घोड़े पर सवार था, हम प्यादा पापा, मगर उसके सिवा और कोई चारा न था कि उसी हालत में उसका पीछा करें। शहर से निकलकर उसने असम की सरहद पर फैली पहाड़ियों का रुख किया। काया पैंथा ने चलते चलते सरगोशी की, वो संथाली कबीले में ही जाएगा। आकाश पर पहली रातों का चांद रोशन था। उसकी रोशनी में हम काफी फासले पर रहकर ताकुब करते रहे। ना हमवार मुड़े तुड़े पहाड़ी रास्ते पर घोड़े की रफ्तार अगरचा तेज नहीं थी, फिर भी कभी कभी हमें भागना पड़ता और कभी कभी जब वो किसी मोड़ पर नजरों से उजल हो जाता तो सिर्फ टापों के बाद उसकी सिमत और दूसरी का अंदाजा लगाना पड़ता। भाग दौड़ का ये सिलसिला कई घंटे जारी रहा। आधी रात के समय डूबते चांद की रोशनी में हम ये देखकर हैरान रह गए कि वो एक पहाड़ी नशीब से गुजरता बर्मा की सरहद में उतर रहा था। आखिर संताली कबीले का जो असम की पहाड़ियों में यहीं कहीं आबाद था, पीछे छोड़ता हुआ बर्मा में दाखिल हो गया। ये बात हमारे लिए एक सनसी खेज हैरत का बायस थी कि उसका रुख दरिया चानवान के किनारे आबाद शहर हमालन की जानब था। सरहद के साथ साथ फैली पहाड़ियों से आगे सरसब्दो शादाब मैदानी इलाका था, मगर अंधेरा फैल जाने की वजह से हम भागते दौड़ते पीछा कर रहे थे। अब उसकी रफ्तार तेज थी। मालूम होता था कि घोड़ा उसके रास्ते पर आने जाने का आदी है। थकन के मारे हमारा बुरा हाल था। मुसलसल भाग दौड़ से टांगे जवाब दे रही थी। फिर भी 1.5-2 फरलांग दूर रहकर हम अंधेरे में टापों के आवाज के पीछे भागते रहे। असम के सरहद से दरिया चानवन 10-11 मील से कम नहीं। शंकर ने अम्पाल में रुके और आराम किए बगैर सफर जारी रखा, तो जाहिर है कि उसका यह सफर किसी खास मकसद के लिए था और अब हम उसका मकसद समझने लगे थे। सफेदा शहरी नमूदार हो चुका था जब वो दरिया के पिछमी घाट पर भोला मछेरे के झोंपड़े के सामने उतरा। उसकी मंजिल जान लेने के बाद काया पैंथा की बेचैनी और परेशानी देखने वाली थी, तो भोला उन लोगों से मिला हुआ था। झाड़ियों की ओट में छुप कर बैठे बैठे हमने झोंपड़े के कबाड़ पर दस्तक की आवाज सुनी। शंकर कुछ देर कबाड़ खटखटाता रहा, फिर बोलने लगा
ओ भोला, क्या दारू पीकर सोया है? दरवाजा क्यों नहीं खोलता? फिर दरवाजा खोला और भोला शंकर को अंदर ले गया। हम झाड़ियों से निकलकर झोंपड़े की दीवार से आ लगे। अंदर भोला ने लालटेन जला दी थी। वो बर्मी जबान में पूछ रहा था, क्या बिपता टूट पड़ी है कि रात का सफर किया? वो तेरा काया पैंथा बंदी घर से भाग गया, साथ बेटी को भी ले गया। ये सुनते ही भोला पर जैसे बिजली गिरी, भाग गया। यही देखने आया हूँ वो सांग कालंग हकामती में पहुंचा या नहीं। तूने उसके बारे में कोई खबर सुनी? नहीं, भोला बेहद परेशान लहजे में बोला। अब मेरा क्या होगा? पहले काया पैंथा का पता करना है, फिर तेरे बारे में सोचेंगे। मगर मैं जरा थोड़ी सी नींद ले लूं। रात भर सफर किया है, दिन को बताऊंगा तुझे क्या और मुझे क्या करना है। तू घोड़े को चारा दाना डाल दे। ये कहकर शंकर बिस्तर पर ढेर हो गया। भोला कुछ सोचता होले होले चलता घोड़ा को चारा डालने बाहर निकला, जो बाएं जलविक छप्पड़ के नीचे खड़ा था। मगर उसे दोबारा अंदर जाना नसीब ना हुआ। काया ने उसे उसी तरह अचानक दबोच लिया कि मारे हैरत के अपने औसान खो बैठा और उसे देखते ही गश खा गया। शंकर की सेवा करने में झोंपड़ी में दाखिल हो गया और वो आंखें मूंदे पड़ा था। मैंने आवाज दी, शंकर, अब तुम्हें नींद नहीं आएगी। वो हड़बड़ाकर उठा और मुझे देखा तो पत्थर का हो गया। पल दो पल के बाद मामले की संगीन नोयत का एहसास हुआ तो फौरन अपने चोले में हाथ डाल दिया, मगर मेरे हाथ में खंजर देकर हाथ रोक लिया। ये खंजर भी तुम्हारा है जो तुम चंद्रगोना के साधु भवाल को दे आए थे, और क्यों दे आए थे ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। शंकर की हालत अजीब थी, कभी मुझे देखता कभी खंजर को। फिर अचानक उसने मुझ पर छलांग लगा दी, मगर मैं गाफल नहीं था और मेरे पांव की भरपूर ठोकर से जमीन पर गिरा। अभी उठ रहा था कि दूसरी ठोकर खाकर वहीं चित हो गया, क्योंकि ये ठोकर उसकी कंपनी पर पड़ी थी। काया भोला को भी अंदर घसीट लाया और दोनों के हाथ पांव जकड़ दिए गए। फिर पूछने लगा, अब क्या करना है? हम इस वक्त कानून की दुनिया में हैं और कानून ही इन्हें सजा देगा। मगर दुनिया का कानून कई बार मुजरिमों को छोड़ देता और कई बार बेगुनाहों को पकड़ लेता है। फिर भी कानून को बार बार धोखा नहीं दिया जा सकता। काया चुप हो गया। मैंने पूछा, क्या हमालन शहर में तुम्हारा कोई जानने वाला है? एक जिम्मेदार मेरा दोस्त था, क्या जाने अब जिंदा है या मर गया। खैर, अगर वो मिल जाए और तुम्हें पहचान ले तो ठीक, वरना अकेले ही पुलिस स्टेशन जाकर रपट लिखवाओ और किसी पुलिस वाले को साथ ले आओ। तुम्हें मालूम होगा कि पुलिस से काम लेने का तरीका क्या है। मैंने कुछ रकम उसकी जेब में डाल दी। साहल पर भोला की कश्ती बंधी थी। काया कश्ती लेकर पूर्वी घाट की तरफ हो लिया। मैं झोंपड़े में लौट आया। उसे गए हुए 2 घंटे हो गए। सूरज निकल आया और नए दिन का काम धंधा शुरू हो गया था। मैं गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर बाहर निकला तो देखा पुलिस की एक मोटर बोट किनारे लग रही थी। मैं आगे बढ़ा और मोटर बोट से काया के हमरा एक सब इंस्पेक्टर और पुलिस के 3 सिपाही उतरे। सफेद लिबास में एक बर्मी जिम्मेदार भी था और मैंने लपक कर उनका स्वागत किया। काया को सिर्फ अपना जिम्मेदार दोस्त ही नहीं मिल गया था, बल्कि अचंबा ये हुआ कि हमालन में वह सब इंस्पेक्टर मुतय्यन था जो 6 वर्ष पहले संग कालंग हकामती में रह चुका और काया का जानने वाला था। काया को देखा तो दंग रह गया और उसके साथ पेश आने वाले भयानक जुर्म की तफसील सुनी तो उसी वक्त उठा और साथ हो लिया, और ये सब कुछ खिलाफ तवक्का हुआ था। सब इंस्पेक्टर मुझसे बड़े पुरतपाक अंदाज में मिला। मैं उन्हें झोंपड़े में ले आया। शंकर और भोला को गिरफ्तार कर लिया गया। झोंपड़ी की तलाशी पर पुलिस को अपने मतलब की कई चीजें मिली। काया के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म हमालन में हुआ था, इसलिए मुजरिमों का चालान हमालन पुलिस ही को करना था। मगर जब मोटर बोट दूसरे घाट की तरफ लौट रही थी, मैंने इंस्पेक्टर से कहा, दोनों मुजरिमों को लेकर आपका हमारा साथ हकामती चलना भी बहुत जरूरी है। क्या वहाँ कोई सबूत जुर्म मिल सकेगा? मैं नहीं जानता, मगर आपकी मस्तगीस के हकामती के बाशिंदे हैं जिन्हें 5 बरस से मुर्दा समझा जा रहा है। आप हमारे साथ चलेंगे। मुजरिम पुलिस की हिरासत में होंगे तो लोगों को ये भयानक जुर्म जानने और काया पैंथा को फिर वाकया जीता जागता समझने में मदद मिलेगी। वरना हो सकता है कि लोग मेरे मूसा को भूत प्रीत समझकर उनसे डरने लगें। सब इंस्पेक्टर का कहका बुलंद हुआ, मिस्टर कैशप, आप बड़े दूर अंदेश हैं। मैं जरूर आप लोगों के साथ हकामती चलूंगा। फर्ज के रिश्ते भी और इंसानियत के नाते भी काया पैंथा सिर्फ मुस्तगीस नहीं, मेरा दोस्त भी है। बर्मी जिम्मेदार बोला, मैं भी तुम लोगों के साथ हकामती जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि मेरा दोस्त काया पैंथा के साथ कैसा अंधेर हुआ है। हमालन पुलिस स्टेशन में FIR के अंदराज और जरूरी कार्रवाई के बाद सब इंस्पेक्टर ने हमारे खाने पीने का बंदोबस्त किया
उसका बर्ताव देखकर काया का दिल भर आया और खाना खाते खाते भराई हुई आवाज में कहने लगा, मैं तो समझा था कि मेरे मरने की खबर सुनकर दोस्तों ने भी मुझे छोड़ दिया है और इस बात ने मुझे जीते जी मार दिया था कि मेरा कोई नहीं, मगर आज मैं फिर जी उठा हूँ। ये कहते कहते उसके आंसू बहने लगे। इंस्पेक्टर और बर्मी जिम्मेदार ने उसे तसल्ली दी कि जो बीत चुकी उसे भूल जाओ। मैंने कहा कि काया मूसा, ये तो कानून का, दुनिया का न्याय है जो तुम देख रहे हो, अभी तुम्हें भगवान का न्याय भी देखना है। खाने से फारग होते ही मुजरिमों समेत पुलिस स्टेशन से निकले और पुलिस की मोटर बोट में दरियाई चंद वन के बहाव के खिलाफ उत्तर की तरफ रवाना हुए। हकामती के घाट पर उतरे तो लोगों ने ताज्जुब की नजरों से देखा। सिपाही शंकर और भोला को हथकड़ियां लगाए आगे आगे चल रहे थे। सब इंस्पेक्टर और बर्मी जिम्मेदार मेरी और काया के दाएं बाएं थे। लोग उस जुलूस पर हैरान होते। काया पैंथा कामती का सबसे बड़ा और मशहूर जिम्मेदार था। लोगों ने उसे पुलिस के साथ जिंदा सलामत चलते फिरते देखकर दांतों में उंगलियां दबा ली, मगर किसी किस्म की वजाहत के बगैर हम सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुराने अहलकार जो काया को जानते थे उसे देखकर दंग रह गए। पुलिस अफसर नया था लेकिन उसने पूरा तावन किया। काया के पुराने काश्तकार चान और दूसरे किसानों को पुलिस चौकी में तलब कर लिया गया। उन्होंने अपने मुर्दा मालिक को जीता जाता देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर एतबार न आया, मगर चांद बाबा शंकर और भोला को जंजीरों में जकड़े देकर मामले की सूरत समझ गया और रोता हुआ काया से लिपट गया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि 5 वर्ष पहले जिस आदमी की लाश जलाई गई वो काया पैंथा नहीं था, वो तो मुजरिमों की कैद में था। चांद बान शंकर की तरफ इशारा करके बोला, शंकर हर फसल की आमदनी वसूल करने आता रहा। उसके पास जल पिना बेटी का मुख्तारनामा था। ये इंकिशाफ पुलिस के लिए बड़ा दिलचस्प और अहम था। हकामती पुलिस के मुहर्रर ने चांद बाबा का बयान दर्ज किया, दूसरे किसानों की गवाहियां लिखी। पुलिस अफसर ने शंकर से पूछा तो खामोश रहा, फिर बोला, जल पिना ने मुझे मुख्तारनामा लिख दिया था। मैंने जल पिना की तहरीर जो रंगामती में लिखवाई थी पुलिस अफसर के सामने पेश कर दी कि उसने किसी शख्स को कभी अपना मुख्तार नहीं बनाया, ना कोई मुख्तारनामा लिखा है। इस लिखित पर चटागांग के अंग्रेज कमिश्नर की तस्दीक, सरकारी मोहर और दस्तखत थे। मेरे कारीन समझ गए होंगे कि कमिश्नर का ये तस्दीकी बयान सेठ लक्ष्मी नारायण ने हासिल किया था। जलपिना की तहरीर और चटागांग के कमिश्नर की तस्दीक पुलिस की फाइल में शामिल कर ली गई और शंकर के खिलाफ अगवा, हब्से भेजा, अकदामे कत्ल के अलावा धोखा, फ्रॉड और खयानत का मुजरमाना मुकदमा भी दर्ज हुआ। बोला ने एतराफ किया कि 5 वर्ष पहले उसने पुरोहित गंजाल और शंकर के उकसाने पर काया पैंथा को मछली के शिकार पर बुलाया और गिरफ्तार कराया था। इस कार्रवाई के बाद मैं और काया पैंथा पुलिस चौकी से निकले तो बर्मी जिम्मेदार चांद बाबा और काया के किसानों के अलावा लोगों का एक हजूम हमारे साथ था। शहर में काया पैंथा के जी उठने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हम हवेली में पहुंचे तो जो 5 साल से बंद पड़ी थी उसके गुलाम खाने में सिर्फ कोई अपने खामद के साथ रहती थी। नकली चंद्रकांत जलपिना के मारने जाने के 1 माह बाद रफू चक्कर हो गया था और चांद बाबा ने हवेली को ताला लगा दिया था। ताला उसी ने खोला और पोई ने अपने मालिक का स्वागत किया। हम हवेली को देखकर दंग रह गए। कमरों के फर्श जगह जगह से उखड़े हुए, अलमारियां टूटी हुई, छत की कड़ियों के दरमियान कई शगाफ, सामान बिखरा हुआ, हर शैल धूल से अटी हुई, कोनों में मकड़ियों के जाले तने हुए। हवेली एक वीरान इमारत का नक्शा पेश कर रही थी। मालूम होता था कि 5 वर्ष पहले किसी शय को ढूंढने के लिए न सिर्फ सारा सामान उलट पलट किए दिया गया था बल्कि छत और फर्श को भी उधेड़ खुडेरा गया था और मैं जानता था कि वो शय क्या थी। सार गलियान की इमारत जिसकी खातिर काया पैंथा ने 5 वर्ष ज़ैर ज़मीन काल कोठरी में गुजार दिए थे। हवेली का ये नक्शा देखकर वो पलटा और एक तरफ भागता चला गया और उसके पीछे था वो। कमरों से गुजरता अकबी दलान में पहुंचा और उसके पिछवाड़े एक छोटे से कमरे के पास आकर रुक गया। दरवाजे पर ताला नहीं था। उसने कुंडी उतारकर कबाड़ खोले और उसके कमरे का जायजा लेकर इत्मीनान की गहरी सांस ली। फिर फौरन मुड़ा, दरवाजा बंद किया और मुझे कांधे से पकड़कर बोला, अमानत महफूज है। हम दोनों चुपचाप लौटे और उसी तरह कमरों से गुजरते बैरूनी सहन में आ बैठे जहां चांद बाबा ने कुछ रस्सियां बिछा दी थी। काया के किसान हवेली की झाड़ फूंक में मसरूफ हो गए। शहर में भी लोगों की भीड़ लग गई। जो भी काया की वापसी का सुनता हवेली की तरफ भागता। अड़ोस औरतें सब जमा हो गए। उधर चांद बाबा, उधर पोई अपने मालिक की बिपता
सुना सुनाकर उन्हें हैरान करते रहे। रात गए तक लोगों का आना जाना रहा। वो काया पैंथा को जीने की बुदाई देते और काया भीगी आंखों के साथ उनकी हमदर्दी का शुक्रिया अदा करता। हवेली का सामान अद सरे नौ दुरुस्त कर दिया गया। पुराने नौकरों ने घर की सफाई सुथराई कर दी। वीरानी जाती रही, चहल पहल लौट आई और वही कमरे जो अपने मालिक के जीवन की तरह 5 बरस तक मनहूस अंधेरों में डूबे रहे, फिर रोशन हो गए। लोगों की भीड़ छटी। नौकर चाकर अपने अपने ठिकानों पर आराम करने चले गए और हर तरफ खामोशी छा गई। तो कांता काया पैंथा ने मुझे उठाया, मेरे साथ आओ। वो मुझे लेकर हवेली के पिछवाड़े उसी कमरे की तरफ आया जिसे हम दिन के उजाले में देख चुके थे। काया के हाथ में लालटेन, दूसरे में कुदाल थी और उसे इस हालत में देखकर मुझे चक्रवर्ती चाचा का वह भूत याद आ गया जिसे मैंने सपने में कुदाल, बसूला और कमांद उठाए खान का की काल कोठरी के बैतल खिला में दाखिल होते देखा था। मगर तब मैं नींद में था, अब जाग रहा था। काया ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। मैं पीछे पीछे था। कमरा कूड़े कबाड़ से भरा हुआ था। हर शय पर गिर्द की मोटी तह जमी हुई थी। जगह जगह मकड़ी के जाले उसकी जुबान हालों की कहानी बयान कर रहे थे। उसने पूर्वी गोछे से कुछ सामान परे हटाया और फर्श पर कुदाल चलाई। मैं चुप खड़ा देखता रहा क्योंकि ये काम उसी को करना था। चांद ईंटें उखाड़ने के बाद उसने 1 फुट गहरा गड्ढा खोदा। फिर हाथ बढ़ाकर लोहे का एक बक्स निकाला। मट्टी झाड़ कर सजांगलू ताला तोड़ा। अंदर छोटा सा एक चौबी बक्स और था। काया ने चौबी बक्स उठाकर उसका ढकना खोला तो सोने की एक बंद डिबिया लाल टैन की रोशनी में चमकने लगी और उसने डबिया को आंखों और होंठों से लगाया। फिर बोला, थारो कैशप, यही है सार गलियान की वो मुकद्दस अमानत जिसकी खातर मुझ पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे। अगर तुम ना मिलते तो खानका का वही कमरा मेरा मकबरा बन जाता।